नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज शाम नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज अहमदाबाद में आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। श्रीलंका का भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीजा जारी करने का फैसला। हॉन्गझो में एशिया पैरा खेलों में भारत ने 11 स्वर्ण, 14 रजत और 23 कांस्य सहित 48 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। श्री मोदी तीसरे पहर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी पहुंचेंगे, जहां वे साई बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। वे साई मंदिर में नए दर्शन पंक्ति भवन का उद्घाटन भी करेंगे। नया दर्शन पंक्ति भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिनमें श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षा आलय की व्यवस्था की गई है। इस भवन की आधारशिला अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री ने रखी थी। प्रधानमंत्री नीलवांडे बांध में जल पूजन करेंगे और बांध से जुड़े नहर नेटवर्क का लोकार्पण करेंगे। वे शिरडी में करीब 75 अरब रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, रेल, सड़क और तेल तथा गैस से संबंध है। प्रधानमंत्री नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इससे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा होगा। कल शाम प्रधानमंत्री गोवा पहुंचेंगे, जहां वे मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में पहली बार किया जा रहा है। ये खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होंगे। देश भर से इस 10,000 से अधिक खिलाड़ियां 43 खेलों से संबद्ध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की एक अनुसंधान रिपोर्ट की पथ विक्रेताओं के लिए समावेशी उद्यमशीलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की सूक्ष्म ऋण पीएम स्वनिधि योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 75% लाभार्थी आरक्षित श्रेणी से हैं, जिनमें 44% अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 22% लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि योजना के कुल हिस्से में से 43% महिला लाभार्थियों को दिए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के हिस्से से पता चलता है कि शहरी महिलाओं की उद्यम क्षमता के सशक्तिकरण के लिए स्वनिधि प्रदान करना लिंग समानता का परिचायक है। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की सौम्या कांति घोष के सघन अनुसंधान है, जिससे पीएम स्वनिधि के परिवर्तनकारी प्रभाव की स्पष्ट झलक मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना की समावेशी प्रवृत्ति और मुख्य आकर्षण से ये स्पष्ट होता है कि इससे वित्तीय सशक्तिकरण हुआ है। सौम्या कांति घोष भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की लोकप्रिय पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के तहत आज से 1 नवंबर तक सांसद भारत दर्शन यात्रा आयोजन की जा रही है। इसके तहत 21 लड़कों को दिल्ली दर्शन के साथ ही विशेष रूप से गुजरात का दौरा करवाया जाएगा। अनुराग ठाकुर की एक अन्य पहल एक से श्रेष्ठ के तहत 2 अध्यापिकाओं को चयन भी किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और सभी जरूरी शिक्षा सामग्री निःशुल्क दी जाती है। एक से श्रेष्ठ पहल को अनुराग ठाकुर ने हमारा संकल्प हमारा प्रयास सबको शिक्षा सबका विकास नारा दिया है। वहीं सांसद भारत दर्शन को थोड़ी पढ़ाई थोड़ी गुमाई का नारा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सांसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है, जो हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी व उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निःशुल्क आयोजित किया जाता है। इसके लिए छात्रों का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत पिछले 5 सालों में 101 बच्चों को ये यात्रा करवाई जा चुकी है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज शाम नई दिल्ली में होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ
कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे की जांच करेगी। समिति भारत के संविधान के अंतर्गत वर्तमान ढांचे और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर सिफारिशें करेंगी। समिति इस आशय के लिए संविधान में संशोधन की राज्यों द्वारा पुष्टि करने की आवश्यकता पर भी विचार करेगी। केंद्र ने विशेष स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत अब तक कूड़े कचरे के निपटान से 176 करोड़ रुपए से अधिक राशि एकत्रित की है। यह अभियान 2021 और 2022 में आयोजित विशेष अभियानों के अनुसार प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए स्वच्छता में सुधार लाने के वास्ते इस महीने की 2 से 31 तारीख तक आयोजित किया है। ये अभियान सेवा प्रदान करने या जनता के साथ संपर्क के लिए जिम्मेदार क्षेत्रीय और बाहरी अधिकारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभियान की प्रगति के बारे में बताया कि पिछले 3 वर्ष में 776 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व अर्जित किया गया है। डॉक्टर सिंह ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की भी जानकारी दी। इसके लिए विशाल आकार की बस तैयार की गई है, जिसका नाम रिसाइकलिंग ऑन व्हीकल्स रखा गया है। मणिपुर में अफ्रीकी स्वाइन फीवर से सुअर उद्योग को भारी क्षति पहुंची है और कई सुअर पालकों को वित्तीय हानि हुई है। ये बीमारी शुरू में इम्फाल शहर तक सीमित थी, लेकिन अब ये राज्य के अन्य जिलों तक फैल गई है। इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में एक फार्म में इस महीने के दूसरे सप्ताह में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता चला था। बाद में ये बीमारी राज्य में घाटी के जिलों और कुछ पर्वतीय जिलों में फैल गई। बीमारी फैलने के मद्देनजर सरकार ने पहले ही एहतियाती उपायों की घोषणा कर दी थी। राज्य में सुअर के मांस के सेवन को पहले ही रोक दिया गया है। बिष्णुपुर जिले के प्रशासक ने घोषणा की कि जिले में स्थित एक फार्म में इस बीमारी का पता चला था। थावल जिला प्रशासन ने जिले में बीमारी के फैलने के बारे में घोषणा भी कर दी है। श्रीलंका ने एक प्रायोगिक परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क वीजा जारी करने का फैसला किया है। श्रीलंका कैबिनेट ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क में माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने कहा है कि प्रायोगिक परियोजना 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। आर्थिक संकट में पर्यटन उद्योग को पहुंची क्षति से निपटने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में श्रीलंका अभी तक 10 लाख से अधिक पर्यटकों का स्वागत कर चुका है। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार पर्यटकों में भारतीय नागरिकों की संख्या सर्वाधिक 2 लाख से अधिक रही है, जबकि रूस 1,32,000 पर्यटकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हरा दिया। बांग्लादेश को जीत के लिए 383 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन 46 ओवर और 4 गेंदों में ही पूरी टीम 233 रनों पर सिमट गई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 382 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। भारत ने चीन के हांगझोउ में आयोजित एशिया पैरा गेम्स में अब तक कुल 48 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 11 स्वर्ण, 14 रजत, 23 कांस्य पदक हैं। सुमित अंतिल ने आज पदक की शुरुआत करते हुए पुरुषों की F64 भाला प्रतियोगिता में 73.29 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता का कांस्य पदक पुष्पेंद्र सिंह ने जीता। पुरुषों की F37-38 भाला फेंक स्पर्धा में भारत के हानि ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। भारत के हरविंद्र सिंह और साहिल ने पुरुषों की रिकर्व तीरंदाजी में रजत पदक हासिल किया। महिलाओं की डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में पूजा ने रजत पदक जीता। तीरंदाजी के मिक्स्ड डबल्स के फाइनल्स में शीतल और सरिता चीन की जोड़ी से हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। महिलाओं की क्लास 4 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भवीना पटेल ने चीन की गु जियाओदन से हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। टेबल टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स में संदीप डांगी
ने रजत पदक हासिल किया। भारत के प्रमोद भगत और मनीषा रामदास की जोड़ी ने मिक्स डबल्स बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जबकि मनीषा जोशी और वैष्णवी ने बैडमिंटन के सिंगल्स में कांस्य पदक जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।